हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पी के प्रजापति, एमडी स्कॉलर इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। आज हम बात करेंगे एचआईवी के बारे में। एचआईवी क्या होता है और एचआईवी से होने वाला एड्स क्या होता है। एचआईवी एक वायरस है, ह्यूमन ह्यूमनोडिफिशियेंसी वायरस, जो ह्यूमन के ह्यूमन डिफिशियंसी को जो है वीक कर देता है, ह्यूमन की इम्यूनिटी को वीक कर देता है। ठीक है, ह्यूमन की इम्यूनिटी पावर को वीक कर देता है। वायरस को जो है एचआईवी बोलते हैं अपन। ठीक है, तो एच आई वी इज़ अ रेट्रोवायरस दैट अटैक्स द इम्यून सिस्टम। एच आई वी एक रेट्रोवायरस है, ठीक है, जो इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इट्स जेनेटिक मटेरियल आर एन ए मस्ट बी कन्वर्टेड इन टू डी एन ए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। इसका जेनेटिक मटेरियल आर एन ए होता है जो कि डी एन ए में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, over time, the immune system and body loses its ability to fight the virus। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होता है, इम्यून सिस्टम और बॉडी जो है वायरस से लड़ने की क्षमता जो है लूज कर जाती है, इसकी इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है। ठीक है, एच आई वी एंड इम्यून सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, द सी डी फोर सेल्स coordinates a body's immune response to an invader, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। सी डी फोर सेल्स जो कि एक तरह का लिम्फोसाइट सेल है, ठीक है, जो क्या करता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको बनाए रखता है। बैक्टीरिया, वायरस सबसे जो है ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उनसे लड़ने की क्षमता रखता है। लेकिन एच आई वी वायरस जब एंटर करता है सी डी फोर सेल्स में, ठीक है, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि एच आई वी का जो रिप्रोडक्शन होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो सी डी फोर सेल्स में होता है। ठीक है, तो उसमें सी डी फोर सेल्स में जाने के बाद ये सी डी फोर सेल्स को डैमेज करने लगता है, और जिससे जो है सी डी फोर सेल काउंट जो है ह्यूमन बॉडी में कम होने लगता है। तो द बॉडीज इम्यून सिस्टम वर्क्स हार्ड मेकिंग मोर सी डी फोर सेल्स। बॉडी की इम्यून सिस्टम अपनी बहुत मेहनत करती है कि सी डी फोर सेल्स काउंट को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, लेकिन जितना बनाती है उतना जो है एच आई वी वायरस उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, सो एच आई वी डैमेजेस द वायरस सिस्टम दैट यूजुअली प्रोटेक्ट द बॉडीज फ्रॉम इन्फेक्शन। तो इसी तरीके से जो है एच आई वी वायरस उन सभी सिस्टम को अफेक्ट करता है, डैमेज करता है, जो अपने बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, अपने बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, जैसे ये एच आई वी का लाइफ साइकिल है। ठीक है, एच आई वी वायरस आया, ठीक है, वो सी डी फोर सेल्स को के अंदर एंट्री किया। वहाँ पे एंट्री हो करने के बाद एंट्री करने के बाद वो डीएनए में कन्वर्ट हुआ, और उसका डीएनए फिर उसका डीएनए जो है सी डी फोर सेल के जो सेल है उसको डीएनए से जो है इंटीग्रेशन हुआ, और इस तरह से जो है सी डी फोर सेल्स को डैमेज किया उन्होंने, और फिर धीरे धीरे ये पूरा इसका क्या होने लगता है, रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई होकर फिर बाकी सेल्स को भी ये अफेक्ट करने लगते हैं। ठीक है, अब एच आई वी ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ठीक है, एच आई वी ट्रांसमिशन मेनली ब्लड के थ्रू होता है, सीमेन के थ्रू होता है, वजाइनल सिक्रीशन एंड ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू होता है। ठीक है, और एच आई वी कम्स इनटू कांटेक्ट विद म्यूकस मेम्ब्रेन, डैमेज टिश्यू और इज इंजेक्टेड इन द बॉडी। ठीक है, एच आई वी जो है म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन कहीं का डैमेज है, कहीं अल्सरेशन है, कहीं कट लगा है, तो उसके थ्रू जो है बॉडी में एंट्री करता है। ठीक है, और ये एंट्री करता है थ्रू द वेजाइनल, एनल और द ओरल सेक्स, एंड ऑल्सो थ्रू द कंटामिनेटेड निडल्स और आई वी ड्रग यूज। ठीक है, आई वी ड्रग यूज़ होने से भी ये ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, कंटामिनेटेड निडल्स यूज़ कर रहा है, उसके थ्रू जा सकता है एच आई वी वायरस, वेजाइना के थ्रू जा सकता है, एनल के थ्रू जा सकता है, और ठीक है, वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स के थ्रू जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एच आई वी ट्रांसमिशन। ठीक है, एच आई वी ट्रांसमिशन में अगर बात करेंगे अपन, तो पेरीनेटल ट्रांसमिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर एंड डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग। पेरीनेटल ट्रांसमिशन का मतलब होता है जो एक मदर से बेबी में जाए, प्रीनेटल बेबी में जाए ट्रांसमिट, उसको बोलते हैं प्रीनेटल ट्रांसमिशन,
जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में हो सकता है, लेबर के टाइम में हो सकता है, डिलीवरी के टाइम में हो सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में हो सकता है। ठीक, किसी भी इन दौरान जो है मदर से बेबी के अंदर एच आई वी का वायरस जा सकता है। ठीक है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर वाई निडल स्टिक्स और एक्सपोजर टू द आईज, नोज आर ओपन वुंड। जैसे जो लेबोरेटरी में वर्कर्स हैं, नर्सेस हैं, लैब इन्वेस्टिगेशंस के वर्कर्स हैं, ठीक है, तो वो कभी टेस्ट के दौरान कभी कोई सैंपल लिया है, टेस्ट कर रहे हैं और एक्सीडेंटली उनको कहीं कट लगा है और वो ब्लड उसके कांटेक्ट में आ जाए तो उससे उनको जो है ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन डोनेशन फ्रॉम HIV इन्फेक्टेड डोनर। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन डोनेशन अगर इनफैक्ट HIV इन्फेक्टेड डोनर ने किया है तो उससे भी होने के चांसेस रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं HIV इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाई कैजुअल कॉन्टैक्ट। HIV कैजुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट नहीं होता है, साथ में खेलने से, क्लोज माउथ किसिंग से, हाथ मिलाने से, सेकिंग हैंड, पब्लिक पूल, हगिंग एंड पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से HIV नहीं फैलता है। HIV इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय द एयर, फूड और मॉस्किटोज एंड डज नॉट सर्वाइव लॉन्ग आउटसाइड द बॉडी। ठीक है। HIV खाना से, फूड से, एयर से, मॉस्किटो से, इन सब चीज़ों से नहीं फैलता है और HIV वायरस जो है बॉडी के बाहर ज़्यादा लंबे समय तक ज़िंदा नहीं रहता है, क्योंकि वायरस के लिए क्या चाहिए, लिविंग सेल्स चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है। HIV टेस्टिंग की अगर बात करेंगे तो CDC रिकमेंड रूटीन HIV टेस्टिंग फॉर ऑल पेशेंट्स। CDC ने रिकमेंड किया है रूटीन HIV टेस्टिंग करने के लिए सभी पेशेंट में जो 13 से 64 साल के एज में है। ठीक है। ठीक है, 13 to 64 ईयर्स के एज में कोई भी है उसको एक बार ना HIV टेस्ट कराना चाहिए। और अगर TB ट्रीटमेंट स्टार्ट किया करने से पहले HIV का टेस्ट करना ज़रूरी है। कोई STIs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले उसको HIV का टेस्ट कराना ज़रूरी है। और जो प्रेग्नेंट है उनको HIV का टेस्ट कराना ज़रूरी है। रिपीट स्क्रीनिंग रिकमेंडेड और बार बार स्क्रीनिंग टेस्ट करना उन पर्सन में ज़रूरी है जो हाई रिस्क में है। ठीक है। एनुअली पीपल एट हाई रिस्क, हर साल उनको कराना ज़रूरी है जो हाई रिस्क पे हैं, हाई रिस्क पीपल हैं। ठीक है, जो मल्टीपल पार्टनर्स यूज़ कर के साथ रहते हैं। ठीक है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर यूज़ करते हैं, उनको एनुअली टेस्ट कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिफोर बिगनिंग अ न्यू सेक्सुअल रिलेशनशिप, नया सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले HIV टेस्ट रिकमेंडेड है। व्हेन क्लिनिकली इंडिकेटेड, और जो क्लिनिकली साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहा है वहाँ पे जो है HIV टेस्ट कराना ज़रूरी है। एंड आफ्टर एन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर अगर हुआ है तो वहाँ पर भी आपको HIV टेस्ट कराना ज़रूरी है। ठीक है। HIV टेस्टिंग, बेनिफिट ऑफ रूटीन ऑप्ट आउट HIV टेस्टिंग। ठीक है, रूटीन HIV टेस्ट कराने का क्या फ़ायदा है, ये रिड्यूस कर देता है स्टिग्मा ऑफ टेस्टिंग, रिड्यूसेस द ट्रांसमिशन, फैलने से रोक फैलने से जो है रुक जाता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल अवेयर ऑफ देयर HIV स्टेटस, रिड्यूसेस द बिहेवियर दैट ट्रांसमिट इन्फेक्शन। इसे पता चल जाता है कि HIV का क्या स्टेटस है, किस स्टेज तक गया है और उसके लिए क्या प्रिकॉशन रखना है जिससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं हो। प्रीनेटल पेरीनेटल ट्रांसमिशन कैन बी प्रिवेंटेड इफ मदर्स HIV स्टेटस इज़ नोन। अगर मदर का HIV स्टेटस नोन है तो उससे जो है पेरीनेटल ट्रांसमिशन मतलब इन्फेंट को नहीं हो, उसको रोका जा सकता है। और इम्प्रूव पेशेंट आउटकम विद अर्ली डायग्नोसिस ऑफ HIV, और पेशेंट के आउटकम को इम्प्रूव किया जा सकता है विद अर्ली डायग्नोसिस ऑफ HIV। अब बात करते हैं HIV लेबोरेटरी टेस्ट की। तो CD4 काउंट, CD4 काउंट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। CD4 काउंट मेजर द स्टेट ऑफ अ पर्सनस इम्यून फंक्शन। CD4 काउंट क्या करता है, पर्सन के इम्यून सिस्टम को दर्शाता है, को बताता है कि इम्यून सिस्टम एक पर्सन का कितना स्ट्रॉन्ग है। एडल्ट की बात करेंगे तो एडल्ट में जो है CD4 काउंट का जो वैल्यू है 500 to 1300 होता है। ठीक है, यूज टू डिटरमाइन, एंड CD4 काउंट इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्टेज ऑफ HIV प्रोग्रेशन। CD4 काउंट ये भी बताता है कि HIV का स्टेज, किस स्टेज पे HIV है
और CD4 काउंट डिटरमाइन द रिस्क ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये भी बताता है कि कितना अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने का रिस्क है, ठीक है। एंड हिस्टोरिकली गाइडेड द डिसीजन अबाउट द एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, और ये भी हमें गाइड करता है कि कब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेना है पर्सन को, ठीक है। एंड डिटेक्ट द अमाउंट, अब नेक्स्ट टेस्ट है वायरल लोड, ठीक है। वायरल लोड क्या करता है, डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ वायरस प्रेजेंट। हाई वायरल लोड इंक्रीजेज द रिस्क फॉर डिक्रीज प्रोग्रेशन एंड HIV ट्रांसमिशन, ठीक है। कितना ज़्यादा वायरल लोड होगा तो ज़्यादा दिक्कत होंगी, ठीक है। डिजीज़ प्रोग्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। ट्रांसमिशन फैलेगा ज़्यादा होगा, ठीक है, ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। एंड ऑल्सो मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ART। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो चल रहा है वो कितना इफेक्टिव है, ठीक है, उसके इफेक्टिवनेस को भी वायरल लोड टेस्ट से पता कर सकते हैं, ठीक है। यूज्ड ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन टू डिटेक्ट वायरस, अगर एक्यूट इन्फेक्शन है उस समय वायरल लोड, जिसमें CD4 सेल काउंट का ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, उस समय आप वायरल लोड का टेस्ट करके एक्यूट इन्फेक्शन में ही वायरस का डिटेक्शन कर सकते हैं। एंड इट इज़ मेजर्ड बाय HIV-1 RNA PCR, ठीक है, इसको मेजर करते हैं बाय द HIV-1 RNA PCR, ठीक है। अब बात करते हैं क्लिनिकल प्रोग्रेशन की। अगर बात करते हैं क्लिनिकल प्रोग्रेशन में, पहला है एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम, ठीक है। एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम, ठीक है, पहले अगर बॉडी में वायरस आया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 80% जो है 80% एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम देखने को मिलेगा, ठीक है। और 20% जो है डायरेक्ट चला जाता है एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में। अब 80% जो एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम है उसके बाद 70% जाता है लेटेंसी स्टेज में, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में, और 10% डायरेक्ट उसके बाद चला जाता है सिम्प्टोमेटिक स्टेज में, ठीक है। तो एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम क्या है, द 2/3 ऑफ ऑल द पेशेंट एक्सपीरियंस सिम्टम, ठीक है। HIV के 2/3, देखिए 2/3 पेशेंट जो है को के अंदर देखने को मिलता है एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम, और ये अकर्स 2 to 6 वीक आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन। इनिशियल इन्फेक्शन स्टार्ट होने के 2 से 6 सप्ताह बाद जो है एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम देखने को मिलता है, और इसका सिम्टम जो है 2 to 4 वीक्स, 2 से 4 सप्ताह तक देखने को मिलता है। और यहाँ पे इन्फ्लुएंजा, मोनोन्यूक्लियोसिस और अदर वायरल प्रोसेसेस, ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलेगा आपको। और ड्यूरिंग दिस पीरियड द HIV वायरस इज रेप्लिकेटिंग रैपिडली एंड CD4 काउंट डिक्रीजेस अंटिल द बॉडीज इम्यून रेस्पॉन्स रिकवर्स CD4 सेल्स एंड डिक्रीजेज द वायरल लोड। इस कंडीशन में क्या होगा, HIV वायरस बहुत तेज़ी से जो है रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, और CD4 काउंट जो है डिक्रीज़ होगा। इसके रेस्पॉन्स में जो है बॉडी CD4 सेल्स ज़्यादा बनाने की कोशिश करेगा और वायरल लोड को कम करने की पूरी अपनी कोशिश करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्लिनिकल लेटेंसी की बात करते हैं। तो क्लिनिकल लेटेंसी में जब कोई भी सिम्टम बॉडी में नहीं आता है, ठीक है, उस समय यह लेटेंट फेज में रहता है, ठीक है, बॉडी में छिपा रहता है। तो इस दौरान में वायरस इज़ रेप्लिकेटिंग एट लो लेवल्स, यहाँ पे वायरस का रेप्लिकेशन जो होता है लो लेवल पे होता है, और CD4 सेल्स आर मेंटेन एट हेल्दी लेवल। CD4 एक हेल्दी लेवल पे मेंटेन रहता है एंड वायरस इज़ नॉट ट्रांसमिटेबल, और यहाँ पे वायरस जो है ट्रांसमिट नहीं होता है। क्लिनिकल स्टेज, क्लिनिकल लेटेंसी में वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है एंड दिस पीरियड में लास्ट फॉर द सेवरल ईयर्स, और क्लिनिकल लेटेंसी जो है कई सालों तक मेंटेन रहता है, ठीक है। क्लिनिकल प्रोग्रेशन की अगर बात करेंगे तो क्लिनिकल सिम्टम विल बिगिन टू डेवलप एट द एंड ऑफ दिस पीरियड एज अ CD4 काउंट फॉल्स एंड वायरल लोड इंक्रीजेस। जब CD4 काउंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 200 पर माइक्रोलीटर हो जाएगा और वायरल लोड बढ़ जाएगा, ठीक है, उस समय आपको क्लिनिकल सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल सकता है आपको, बैसिलरी एंजियोमेटोसिस मिल सकता है, ठीक है, दैट इज द लीजन ऑन द स्किन कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विद ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। persistent or resistant vulvovaginal candidiasis PID का मतलब है pelvic inflammatory diseases, cervical dysplasia, hairy leukoplakia, herpes zoster, fever or diarrhea lasting longer than 1 month,
ठीक है, बुखार या डायरिया उसको जो है लगभग 1 महीने से चला आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ये सब सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं एड्स। एड्स इज़ कैरेक्टराइज बाई सर्टेन इन्फेक्शन दैट टेक एडवांटेजेस ऑफ बॉडीज वीकेंड इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है, एड्स तब डेवलप होगा जब बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, CD4 काउंट सेल डेवलप हो जाएगा, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। A diagnosis of AIDS is made when HIV patient has CD4 count of less than 200 or 14%, or the patient is diagnosed with the AIDS defining condition. Progression from initial infection with HIV to advanced HIV/AIDS varies among people and can take several months to up to 10 years or more. ठीक है, इनिशियल इन्फेक्शन से एडवांस HIV/AIDS तक जाने में कई महीने और कई साल लग जाते हैं। ठीक है, इवन अप टू 10 ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, एड्स होने के बाद फिर जो है बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो गई, तो आसपास जो भी बैक्टीरिया वायरस मिलेगा सब बॉडी को अटैक करेगा, और सब बॉडी को अटैक करेगा तो सब अपने अपने जो है बीमारी डेवलप कर देंगे, डिजीज़ डेवलप कर देगा। इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है, मौके का फ़ायदा उठाना, कमज़ोर हो गया इंसान वहाँ पे उसको मार देना। ठीक है, उसी तरह से HIV में भी, HIV/AIDS में भी पर्सन कमज़ोर हो गया है और जो भी मिला सब वायरस जो है सब उसको अटैक कर दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आर इन्फेक्शन दैट टेक एडवांटेजेस ऑफ वीकेंड इम्यून सिस्टम टू कॉज मोर फ्रिक्वेंट और सेवरल इलनेस। ठीक है, तो CDC यहाँ पर 29 इन्फेक्शन आइडेंटिफाई किया है कि अबाउट 29 इन्फेक्शंस लगभग देखने को मिलता है। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। और प्रोफाइलैक्टिक ड्रग में भी गिवन टू प्रिवेंट इलनेस फॉर सम कंडीशन। ठीक है, कुछ इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलैक्टिक ड्रग का भी यूज़ करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन HIV/AIDS के पेशेंट में देखने को ना मिले। अदर क्लिनिकल ऑप्शन इंक्लूड इफेक्टिव ART, इफेक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसका भी यूज़ करते हैं ताकि इन्फेक्शन कम देखने को मिलेगा। वैक्सीनेशन, अवॉइड एक्सपोजर टू सर्टेन पैथोजेंस। ठीक है, सर्टेन पैथोजेंस से अवॉइड करना है। डिजीज़ ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिंग डिजीज़ रिकरेंस। ठीक है, डिजीज़ रिकरेंस का प्रिवेंशन करना है। सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस और क्रोनिक मेंटेनेंस थेरेपी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं क्लिनिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, लगभग 5 से 10 साल का प्रोसेस होता है पूरा ये। बिगिनिंग में आप जैसे देख रहे हैं फिगर में बिगिनिंग में कोई सिम्टम नहीं मिलेगा, कोई वेट लॉस नहीं होगा। कुछ साल बाद जो है आफ्टर फ्यू इयर्स माइल्ड वेट लॉस मिलेगा, माउथ अल्सरेशंस, इचिंग, स्किन डिजीज़, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा कुछ साल बाद। फिर आफ्टर सेवरल ईयर्स, ठीक है, आफ्टर सेवरल ईयर्स इंपॉर्टेंट वेट लॉस देखने को मिलेगा, ओरल थ्रस्ट मिलेगा, ट्यूबरक्लोसिस फीवर देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर द 10 ईयर्स, 10 साल बाद मिलेगा वास्टिंग सिंड्रोम, क्रॉनिक हर्पीस सिम्प्लेक्स अल्सरेशन एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, धीरे धीरे स्लोली डेथ होता है इसमें, पर्सन स्लोली डेटोरिएट होने लगता है, स्लोली पूरा कमज़ोर होते होते, ठीक है, पेशेंट की एट लास्ट डेथ हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका मैनेजमेंट एंड एलोपैथी में क्या मैनेज करते हैं और होम्योपैथी में कैसे इसको मैनेज करते हैं, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।